नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम नवोदय सीरीज के अंतर्गत हिंदी विषय को हम उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो पे मैंने अनुच्छेद के बारे में चर्चा की है। हिंदी विषय में जो नवोदय विद्यालय में जो प्रश्न पेपर आते हैं, उसमें हिंदी विषय में अनुच्छेद के ऊपर से ही प्रश्न रहते हैं। हम उन्हीं अनुच्छेदों के ऊपर कल भी चर्चा किए थे। कल के वीडियो में मैंने आपको अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया था और उसके बारे में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर हम आज अनुच्छेद की ओर आगे बढ़ते हैं कि फिर और अनुच्छेद जो आएंगे उसके प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। चलो हम देखते हैं एक अनुच्छेद। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आंत्रेयपुरम गाँव में रहते हैं। पहले हमको क्या करना है, इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेना है। तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आंत्रेयपुरा गाँव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काट कर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। वे आम के अचार भी 3-4 तरीके से बनाती है। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हुए हैं, उनका मामिडी तांद्रा या आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो हम सब मिलकर मामिडी तंद्रा बनाएंगे। ये हमारा दिया हुआ अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को हमको पहले पढ़ लेना है, फिर उसके बाद उसके प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न जो दिखाता है, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू कहाँ के रहने वाले हैं, ये प्रश्न इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो हमने प्रश्न को पढ़ा, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू कहाँ के रहने वाले। तो यहाँ पर दिया है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आंत्रेपुरा गांव में रहते हैं। तो इसका विकल्प में अपन खोजते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द आया हुआ है। यहाँ पर आया हुआ है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद में दिया है चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रश्न जिस नंबर का होगा वहाँ पर हम OMR शीट पर उसमें पहला नंबर को अंकित करेंगे कि ये उसका उत्तर सही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, चिन्ना बाबू को कौन सा फल अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखते हैं, छुट्टियों में आम के बाग में खेलना पसंद है। जब पेड़ पर आम लगे हैं तो उस कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी पसंद है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि चिन्ना बाबू को आम का फल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आम, केला, अमरूद, सेब, तो इसमें आम अपना पहला विकल्प है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, आम होगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, आम का अचार खाली स्थान तक चलता है। यहाँ पर खाली स्थान दिया, तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि आम का अचार खाली स्थान तक चलता है, ऐसा वाला कहाँ पर लिखा है अपना हमारे अनुच्छेद में। तो यहाँ पर देखते हैं कि आम का अचार साल भर तक चलता है। कब तक चलता है, साल भर तक का। तो इसमें देखते हैं कि कहीं साल भर तो आया है कि नहीं आया। यहाँ वर्ष भर आया, महीने भर आया, सप्ताह भर आया, इनमें से कोई नहीं। अपन यहाँ पर देखते हैं कि साल भर मतलब वर्ष भर, साल को अपन वर्ष भी बोलते हैं, तो उसका उत्तर कौन सा होगा, वर्ष भर होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको सही उत्तर पे अपन गोले का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार मामिडी तंद्रा कहते हैं। यहाँ पर मामिडी तंद्रा के बारे में भी बताया गया है। जैसे देखते हैं यहाँ पर मामिडी तंद्रा को कोष्टक में दिया है आम पापड़, मतलब मामिडी तंद्रा को क्या कहते हैं, आम पापड़। तो यहाँ पर देखेंगे कि आम पापड़ आया कि नहीं आया। तो पहला विकल्प में आम पापड़ है, दूसरा में आम का अचार है, तीसरा में आम का मुरब्बा है, चौथा में आम की सब्जी है। तो पहला विकल्प इसका सही है। तो पहला विकल्प पे अपन उसका सही गोले में अपन निशान लगाएंगे। इसी प्रकार हफ्ता, पांचवा प्रश्न देखते हैं, हफ्ता का पर्यायवाची होता है। हफ्ता, तो मैंने पर्यायवाची के विषय में आपको बताया था, जब मैंने अपनी पिछले वीडियो पे पर्यायवाची को पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि हमें जो भी शब्द मिलते हैं उसके 3 या 4 पर्यायवाची हमको याद होने चाहिए। जब तक आप अपने पर्यायवाची को याद नहीं करेंगे तो आपको उसका किसी भी शब्द का पर्यायवाची प्राप्त की जानकारी नहीं होगी। इसलिए आप लोगों से बार बार मैं वीडियो में कहता हूं कि आप पर्यायवाची को याद करें। तो इसी प्रकार हफ्ता का भी पर्यायवाची मैंने बताया था। हफ्ता का पर्यायवाची होता है सप्ताह, ऐसा बताया था। तो उसका पर्यायवाची क्या होगा, हफ्ता का पर्यायवाची सप्ताह होगा। तो इसका भी पहला विकल्प सही होगा। इसी प्रकार हमको क्या करना है कि जो अनुच्छेद दिया रहता है उस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न में ज़्यादा फोकस करना है कि प्रश्न क्या कहना चाहता है और वो प्रश्न में जो शब्द हैं वो हमारे अनुच्छेद में कहाँ पर आए हुए हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल अपन और देखते हैं कि
हाँ, अब हम अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद ये है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले ये 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उसकी गणना नहीं कर सकते। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15वें दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस अनुच्छेद में को हमको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमको इन्हीं अनुच्छेद के प्रश्न जो हैं उसको हल करना है। तो जैसे हम देखते हैं कि इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें से पहला प्रश्न है पूर्ण चंद्र वाली रात कहलाती है। पूर्ण चंद्र वाली रात क्या कहलाती है, हम इसमें अनुच्छेद में खोजेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है, पूर्णिमा होती है। क्या पूर्णिमा शब्द हमारे विकल्प में है? तो हमारे विकल्प हम चेक करते हैं। पहले चंद्र राशि, दूसरा पूर्ण चंद्र, तीसरा पूर्णिमा और चौथा पूर्णिमा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, पूर्णिमा। तो हम क्या करेंगे, इस विकल्प को हम पूर्ण रूप से सही करेंगे। फिर अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में अनुच्छेद में चमकते बिंदु किसे कहा गया। हमने इसको पढ़ने के बाद हमने जाना कि ये तारों के बारे में कहा जा रहा है। अनुच्छेद के पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये तारों के बारे में, तारे और चंद्रमा के बारे में बताया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि तारा और चंद्रमा में क्या चीज़ है। तो यहाँ चंद्रमा को पहला विकल्प है चंद्रमा, दूसरा विकल्प है सूर्य, तीसरा विकल्प है पृथ्वी और चौथा विकल्प है तारा। तो हम शुरू में देखते हैं कि यहाँ पर चमकते हुए बिंदु बोल रहे हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं। तो चमकते हुए बिंदु क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, तारों से। इसका चौथा विकल्प सही है। तो हम चौथे विकल्प पर हम सही का मार्क करेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है अलग अलग दिनों में चंद्रमा का आकार। अलग अलग दिनों में चंद्रमा का आकार, तो यहाँ पर अपन खोजते हैं कि इस प्रकार का कहाँ पर हमारे अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यह अलग समय पर अलग आकार, मतलब किसका आकार बोल रहा है, चंद्रमा का आकार बोल रहा है। क्या होता है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार हमेशा अलग अलग दिखाई देता है। तो हम इसमें विकल्प में खोजेंगे कि अलग अलग कहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला देखते हैं, पहला विकल्प है एक जैसा दिखता है, एक जैसा रहता है। दूसरा विकल्प है सदैव बड़ा ही होता है। तीसरा विकल्प है अलग अलग होता है। चौथा विकल्प है सदैव छोटा ही रहता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, अलग अलग होता है। ये चौथा प्रश्न में की ओर हम बढ़ते हैं। तो इस चौथा प्रश्न में ये पूछा गया है, कुछ तारे खाली स्थान चंद्रमा के समान चमकते हैं, बिना टिमटिमाहट के, टिमटिमाते हुए, सूर्य और पृथ्वी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि कुछ तारे बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर कौन सा होगा, बिना किसी टिमटिमाहट के। तो हमारा पहला विकल्प सही है, तो हम पहले विकल्प को सही करेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद होती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते। तो पूर्णिमा किसके 15वें दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते, पूर्णिमा के 15वें दिन बाद इसे नहीं देख सकते। तो इसको क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। ये हमारा अनुच्छेद के अनुसार होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे इसमें विकल्प में क्या अमावस्या है क्या। तो पहला है अमावस्या, दूसरा तृतीया, तीसरा द्वितीया, चौथा तेरस। तो हमारा पहला विकल्प सही है। तो हम पहले विकल्प पर हम सही का मार्क लगाएंगे। इसी प्रकार हम अगले अनुच्छेद की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला अनुच्छेद में है, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा सूखी टहनियों और पत्तियों से भर गया। उसका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा, अगर लकड़ी और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उसे एक एक मिठाई मिलेगी।
देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास बहुत सारे पैसे हो गए। सबसे पहला काम हमारा क्या है? अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना। अनुच्छेद को जब हम पढ़ लेंगे तो हमारा प्रश्न आसानी के साथ हल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उसके प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? गरीब युवक के पास शुरुआत में केवल क्या था? तो यहाँ पर देखते हैं, एक शहर में गरीब युवक रहता था, उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। तो युवक के पास क्या था? एक मरा हुआ चूहा था। तो हमारा उत्तर यहाँ पर मिल गई। चाहे ये मरा हुआ चूहा विकल्प में दिया है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है मरा हुआ चूहा, दूसरा एक कुत्ता, तीसरा बिल्ली, चौथा बैल। तो यहाँ पर पहला विकल्प कौन सा है? मरा हुआ चूहा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? मरा हुआ चूहा। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे हम निशान लगाएंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक दिन बड़ी जोर की खाली स्थानें आई। तो यहाँ पर देखते हैं विकल्प, जब अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आया हुआ है कि फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। क्या आई? आंधी आई। ये क्या आंधी शब्द हमारे विकल्प में है? हम देखते हैं, पहला विकल्प बरसात, दूसरा आंधी, तीसरा पानी की बौछार, चौथा बाढ़। यहाँ पर विकल्प में हमारा आंधी आया हुआ है, तो हमारा दूसरा विकल्प सही है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे विकल्प पे निशान लगाएंगे। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तेज आंधी से राजा का बगीचा किससे भर गया? जब आंधी आई तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि राजा का बगीचा टूटी टहनी और पत्तों से भर गया। इसका उत्तर मिल चुका हमको, टूटी टहनी और पत्तों से। तो हम देखते हैं कि ये टूटी टहनी और पत्ते क्या हमारे विकल्प में है? तो देखते हैं, पहला धूल से, दूसरा टूटी टहनी और पत्तियों से, तीसरा घास से, चौथा कागजों से। तो हमारा दूसरा विकल्प में दिया हुआ है कि टूटी टहनी और पत्तियों से। तो हमारा दूसरा विकल्प सही है। तो हम दूसरे विकल्प पर निशान लगाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। पत्ती और टहनी को इकट्ठा करने के बदले गरीब युवक ने बच्चों को क्या देने का वादा किया? तो यहाँ पर इस जगह पर अनुच्छेद को देखते हैं। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। युवक उनको क्या देने वाला है? वो पत्ती और टहनी के बदले एक एक मिठाई। ये वाला एक एक मिठाई क्या हमारे विकल्प में है? हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर दिखता है, पहला विकल्प एक एक सिक्का, दूसरा है एक एक फल, तीसरा है एक एक खिलौने, चौथा है एक एक मिठाई। तो हमारा एक एक मिठाई मिल गया। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा। तो हम चौथे विकल्प पे हम क्या करेंगे? राइट का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार बगीचा का पर्यायवाची है। मैंने पिछले वीडियो पे आपको पर्यायवाची के बारे में विस्तार से बताया था कि हमको पर्यायवाची के शब्दों के पर्यायवाची हमें याद होनी चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत सारे पर्यायवाची शब्द की जानकारी आपको पिछले वीडियो पे दिया। आप उस वीडियो को भी लगातार देखेंगे तो आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द ऐसे याद हो जाएंगे। और उसी में भी उसमें मैंने बगीचा शब्द के पर्यायवाची के बारे में आपको बताया था कि बगीचे के और क्या क्या कहते हैं। बगीचा को जैसे उसमें मैंने बताया था, उपवन बोलते हैं, बाग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बगीचा का पर्यायवाची जो हमने याद किया, क्या उसमें से कोई सा एक शब्द है क्या? तो पहला दिया जंगल, जो बगीचा नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं है। दूसरा दिया उपवन, तो हमने पर्यायवाची में बताया था कि बगीचा का पर्यायवाची क्या होता है? उपवन होता है। तो हमारा दूसरा विकल्प सही। तो हम क्या करेंगे? दूसरा विकल्प को हम सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार हमारे इस अनुच्छेद में दिए गए पांचों प्रश्न सही हो जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे? फिर अपने अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ेंगे। हाँ, अगले अनुच्छेद में हम देखते हैं, काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में 1885 ईस्वी में हुआ। काका की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे। आज़ादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायी में विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान और काका कालेलकर समान रूप से याद किए जाते हैं। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट सन्निधि में काका के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है। हमने क्या किया? सबसे पहले इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ा। अच्छे से पढ़ने के बाद हमारा अगला कार्य होता है कि हम उनके प्रश्नों को हल करें। तो हम उसके प्रश्नों को पढ़ें और उसके प्रश्नों को अनुच्छेद में खोजें कि वो अनुच्छेद में कहाँ पर दिया हुआ। जैसे पहला प्रश्न है कि काका कालेलकर का जन्म किस नगर में हुआ? तो काका कालेलकर का जन्म हम देखते हैं कि काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नामक शहर में हुआ।
शहर का नाम पूछा था, सतारा नाम का शहर है, तो हम देखते हैं कि सतारा नाम का शहर हमारे विकल्प में है कि नहीं। पहला सीतापुर है, दूसरा पुणे है, तीसरा सतारा है और चौथा अमृतसर है। तो उसका विकल्प कौन सा सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। तो हम तीसरे विकल्प पे हम क्या करेंगे? सही का मार्क लगाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रभाषा के प्रचार में कालेलकर किस महापुरुष से मिले? जब उनको राष्ट्रभाषा का प्रचार करना था तो वो किस महापुरुष से जुड़े? तो यहाँ पर हम आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा कि राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए में जुड़ने के लिए वो किससे मिले? गांधी जी के साथ किए, गांधी जी के साथ मिले। तो गांधी जी के साथ ही मिलकर राष्ट्रभाषा का प्रचार किया। तो हमारा उत्तर क्या बन जाता है? गांधी जी। क्या गांधी जी हमारे विकल्प में है कि नहीं? ये देखते हैं। पहला है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा सरदार पटेल। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प में गांधी जी आए हुए हैं, तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? तीसरा सही होगा। तो हम तीसरे विकल्प को सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार ये तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुयायियों में से इनमें कौन शामिल नहीं थे? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायियों में विनोबा भावे थे, सीमान गांधी थे, अब्दुल गफ्फार खान थे और काका कालेलकर थे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इनमें किस व्यक्ति का नाम जो दिया है जो इनके साथ शामिल नहीं थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम क्या इसमें है? इसमें नहीं है। तो और बाकी को देखते हैं, विनोबा भावे जी हैं, विनोबा भावे का नाम है। अब्दुल गफ्फार खान का है नाम, उनका भी नाम यहाँ पर है। काका कालेलकर का नाम है तो उनका भी नाम है। और विनोबा भावे का नाम है। यहाँ पर सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं जो उसके उन अनुयायियों में शामिल नहीं थे। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? पहला। तो हम पहले विकल्प में सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी संग्रहालय स्थित है। गांधी संग्रहालय कहाँ स्थित है? हम अनुच्छेद में खोजते हैं कि यहाँ तक अपन आए थे तो नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट। तो गांधी संग्रहालय कहाँ दिखा रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय है। तो हम यहाँ पर विकल्प खोजते हैं कि हमारा नई दिल्ली क्या इस विकल्प में है क्या? तो पहला दिया है नई दिल्ली में, दूसरा मुंबई में, तीसरा चेन्नई में, चौथा पटना में। तो हमारा पहला विकल्प कौन सा है? नई दिल्ली, जो अनुच्छेद के अनुसार बताता है कि गांधी जी का संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो हमारा पहला विकल्प सही है। अब फिर अनन्य का अर्थ होता है, अर्थ का अर्थ है कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो अनन्य का अर्थ या पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अनन्य का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होता है? एकनिष्ठ होता है। तो हम क्या करेंगे? हम चौथे विकल्प पे सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने पर्यायवाची और समानार्थी शब्द में अनन्य के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार हमारा ये वीडियो आज का अनुच्छेद के विषय पर है और हम अनुच्छेद के विषय पर लगातार आपको वीडियो देते रहेंगे, ताकि आप उन सारे वीडियोस को देखेंगे, उन सारे वीडियो के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, समझेंगे कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है। इस प्रकार के उनके प्रश्न आते हैं और उसको कैसे सरल विधि से हल करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, सब धन्यवाद।